साथियों, अक्सर लोग कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वकील होने के बावजूद भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा, उन्हें फांसी पर लटकने से क्यों नहीं रोका बाबा साहब ने। क्या थी इसकी असली वजह? आज इसी बात का जवाब मैं आपको इससे सुने अनसुने के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। साथियों, आज भगत सिंह के शहीदी के इतने वर्षों बाद भी जातिवादी मानसिकता के कुछ लोग जो होते हैं वो बार बार पब्लिक डोमेन में ये बात लाना चाहते हैं कि जब बाबा साहब इतने बड़े वकील थे तो उन्होंने शहीद भगत सिंह की फांसी को क्यों नहीं रोका, उन पे केस चल रहे थे वो क्यों नहीं लड़े। ये जानने से पहले साथियों हमें ये जानना पड़ेगा कि बाबा साहब भगत सिंह के बारे में क्या सोचते थे, क्या विचार रखते थे। इस बात पर चर्चा करने से पहले इस बात पर गौर कर लेते हैं साथियों कि डॉक्टर साहब भगत सिंह के बारे में क्या सोच रखते थे और क्या विचार रखते थे। इस बात का अंदाजा उनके एक आर्टिकल से लगाया जा सकता है जो उन्होंने पाक्षिक अखबार जनता में 13 अप्रैल 1931 को लिखा था। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को बलिदान के रूप में रेखांकित करते हैं, बलिदान के रूप में लिखते हैं कि उनकी जो फांसी थी वो बलिदान का रूप था। 3 बलिदान के नाम से उनका ये जो आर्टिकल है ये प्रकाशित हुआ था 13 अप्रैल 1931 को। अगर वो पूरा आर्टिकल पढ़ा जाए तो उसकी जो समरी निकलती है वो ये निकलती है कि ये तीनों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ये ब्रिटेन की अंदरूनी राजनीति का शिकार हुए थे साथियों, या कहें तो ब्रिटेन की आंतरिक राजनीति का शिकार हुए थे। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि ये न्याय नहीं था, ये बिल्कुल उनके साथ अन्याय हुआ है। साथ ही बाबा साहब लिखते हैं घर ब्रिटिश सरकार को यह दिखाना है कि इस घटना से अंग्रेजी सरकार बिल्कुल न्यायप्रिय और न्यायपालिका के आदेश पर अमल करती है। ऐसे समझ लोगों के बीच मजबूत होगी और लोग उसका समर्थन करेंगे। तो ये ब्रिटिश सरकार की बहुत बड़ी नादानी है क्योंकि ये बलिदान ब्रिटिश न्यायपालिका की शोहरत और अधिक धवल और पारदर्शी बनाने के इरादे से किया गया है। इस बात पर किसी को भी यकीन नहीं है। खुद सरकार भी इस समझदारी के आधार पर खुद को संतुष्ट नहीं कर पाई और ना ही बाकियों को यह सरकार संतुष्ट कर सकती। इसी न्यायप्रियता के आवरण में वह किस तरह संतुष्ट कर सकती है? न्याय देवता के भक्ति के तौर पर नहीं बल्कि विलायत के कंसर्न्ड एंड ईव, राजनीतिक रूढ़िवादी पार्टी और जनमत के डर से इस बलिदान को अंजाम दिया गया है और इस बात को सरकार के साथ दुनिया भी जानती है। संपादकीय की शुरुआत में डॉक्टर साहब उन बातों को डिस्क्राइब करते हैं जिनके तहत इन तीनों को फांसी दी गई थी। वह इन तीनों की बहादुरी की चर्चा करते हुए कहते हैं कि फांसी की जगह गोली से उड़ा देने की भगत सिंह जी की अंतिम इच्छा थी। उन तीनों ने ये अंतिम इच्छा प्रकट की थी कि फांसी की जगह हमें गोली से उड़ा दिया जाए और अंग्रेजों ने उनकी यह इच्छा भी ठुकरा दी, ये इच्छा पूरी नहीं की गई। साथियों, इसी बात को बाबा साहब को जिस तरह लिखते हैं वो लिखते हैं हमारी जान बख्श दें ऐसी दया की अपील इन तीनों में से किसी ने नहीं की थी। हाँ, फांसी की सूली पर चढ़ने के बजाय हमें गोलियों से उड़ा दिया जाए ऐसी इच्छा भगत सिंह ने प्रकट की थी। ऐसी खबरें अवश्य आई हैं मगर उनकी इस आखिरी इच्छा को भी सम्मान नहीं दिया गया। इस संपादकीय में विस्तार से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भगत सिंह की फांसी के संदर्भ में भारत और ब्रिटेन में हुई खुली और गुप्त राजनीति की चर्चा भी करते हैं और इसमें गांधी और उस समय के वायसरॉय लॉर्ड इरविन की भूमिका पर बात करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की राय में गांधी और वायसरॉय इरविन भगत सिंह की फांसी को लेकर आजीवन कारावास में बदलने के हिमायती थे, लेकिन साथ ही ब्रिटेन की आंतरिक राजनीति और ब्रिटेन की जनता को खुश करने के लिए इन तीनों को फांसी दे दी गई। साथियों, बाबा साहब अपने संपादकीय के अंत में लिखते हैं लब्बो-लबाद यही है कि जनमत की परवाह किए बगैर गांधी इरविन समझौतों का क्या होगा। इसकी चिंता किए बिना विलायक है रूढ़िवादियों के गुस्से का शिकार होने से अपने आप को बचाने के लिए भगत सिंह आदि की बलि चढ़ाई गई। यह बात अब छिप नहीं सकेगी। यह बात सरकार को पक्के तौर पर अब मान लेनी चाहिए। ये भी जानते हैं कि भगत सिंह के भारत की रूढ़ी परंपरा और जातिवाद के संदर्भ में क्या विचार थे। देखा जाए तो एक शुद्ध समुदाय में पैदा हुए शहीद आजम भगत सिंह सामाजिक समता के पैरोकार भी थे। उनकी गणना न केवल भारत के बल्कि विश्व स्तर के क्रांतिकारियों में की जाती है जो दानी दुनो न पार न सुखराज ऐसे विश्व स्तर के शहादत में उनका नाम शुमार है। महज 23 की उम्र में हंसते हंसते सूली पर चर्चा न कुर्बानी की सर्वोच्च मिसाल है। समाज क्रांति, भारत की आजादी, मजदूर आंदोलन,
धर्म, ईश्वर आदि विषयों पर कम उम्र में ही उनका चिंतन विचार बच्चों कुर्बानी पर मानव सोने पर सुहावा लगता है। वे सिख थे, लेकिन उनका लेख अछूत समस्या जो जून 1928 में प्रकाशित हुआ वर्ण व्यवस्था के खिलाफ क्रांतिकारी विचारों का एक परिणाम है। साथियों, भगत सिंह का ये लेख तब लिखा गया था 25 दिसंबर 1927 में बाबा साहब मनुस्मृति का ध्यान कर पृथक निर्वाचन की मांग उठा चुके थे। वहीं जातिगत पाखंड पर्दाफाश करने वाली अंदर इंडिया नामक किताब से 1927 में लेखिका ने थोड़े भूचाल पैदा कर दिया था। भगत सिंह को जब पहली बार 29 मई से 4 जुलाई 1927 के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया तो उन्होंने लाहौर पुलिस स्टेशन में सवालों का जवाब देते हुए बंबई काउंसिल में 1926 नूर मोहम्मद द्वारा किए गए भाषण का हवाला देते हुए कहा, जब तुम उन्हें पानी पीने से भी इनकार करते हो, जब तुम उन्हें स्कूल में पढ़ने से भी इनकार करते हो, तो तुम्हें क्या अधिकार है अपने लिए अधिक अधिकारों की मांग करो। जब तुम एक इंसान को समान अधिकार देने से भी इनकार करते हो, तुम अधिक राजनीतिक अधिकार मांगने के कैसे अधिकारी बन गए। और इसी क्रम में अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए भगत सिंह कहते हैं, साथियों, जब तुम उन्हें इस तरह पशुओं से भी गया बीता समझोगे तो वह जरूर ही दूसरे धर्मों में शामिल हो जाएंगे जिनमें उन्हें अधिकार मिलेंगे, जहां उन्हें इंसानों जैसा व्यवहार किया जाएगा। यह कहना कि देखो जी ईसाई और मुसलमान हिंदू कौम को नुकसान पहुंचा रही है, व्यर्थ होगा। और आज जब झूठ के चादर में लपेटकर विकास का दिखावा किया जा रहा है, ऐसे में भगत सिंह का कहा ध्यान में लेना होगा। लोगों को मानो आवश्यक कार्यों के प्रति घृणा पैदा हो गई है। हमने को भी दुत्कार कर आज कपड़ा बुनने वाले भी अछूत समझते हैं, हाल को भी अछूत समझा जाता है। यह गड़बड़ी विकास की प्रक्रिया में रुकावटें पैदा करती है। सामाजिक न्याय के बिना विकास का रास्ता आसान नहीं होगा। साथियों, भगत सिंह ने अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन मांग का समर्थन किया था। इस साथियों 23 मार्च 1931 को भगत सिंह अपने साथियों के साथ फांसी पर चढ़ा दिए गए थे। और एक बात और है साथियों, अगर वो जीवित रहते तो ये बात पक्की थी कि भगत सिंह 1932 में बाबा साहब का समर्थन जरूर करते। भगत सिंह ने यह भी लिखा है दोस्तों कि अछूतों को उनका अलग अधिकार दे दो, कैंसिल हो। असेंबलियों को आप कर्तव्य है कि वो स्कूल, कॉलेज, कुएत तथा सड़क के उपयोग की पूरी स्वतंत्रता उन्हें दें। जुबानी तौर पर नहीं, वरन साथ ले जाकर उन्हें कुएं पर चढ़ाएं। उनके बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिया जाए। ये उनके अपने जनप्रतिनिधि हों, वे अपने लिए अधिक अधिकार मांगे। सामाजिक क्षमता की स्थापना के लिए अछूतों को चुनौती देते हुए भगत सिंह कहते हैं, छूत कहलाने वाली असली जन सेवकों तथा भाइयों, उठो, अपना इतिहास देखो। गुरु गोविंद सिंह की फौज के असली शक्ति तुम ही थे। आज तुम्हारे भरोसे पर ही सब कुछ कर सके, जिसके कारण आज उनका नाम जिंदा है। तुम्हारी कुर्बानियां स्वर्ण अक्षरों से लिखी हुई है। तुम पर इतना जुल्म हो रहा है, असल में स्वयं कोशिशों के किए बिना कुछ भी नहीं मिल सकेगा। असली सरबराह हो, संगठन बुद्ध हो जाओ, सामाजिक आंदोलन से क्रांति पैदा कर दो तथा राजनीतिक और आर्थिक क्रांति के लिए कमर कस लो। साथियों, अब बात उस प्रश्न की आती है कि बाबा साहब ने वकील होते हुए भी शहीद भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा। इस सवाल के जवाब में हम यही कह सकते हैं कि इस सवाल का मकसद है दुर्प्रचार और केवल संकीर्ण मानसिकता का परिचय। सोशल मीडिया पर अक्सर पूछा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर वकील थे तो भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा। यह सवाल व्यंग, नफरत या आक्रोश अथवा जिज्ञासावश से पूछा जा सकता है, परंतु साथियों इसका मकसद ज्यादातर दुर्प्रचार ही मालूम होता है। और इसका एकदम सटीक जवाब जानने से पहले साथियों हमें हालातों का जानना होगा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। यह वो दौर था जब शुद्ध अतिशुद्ध या यूं कह दें कि बाबा साहब जब स्कूल जाते तो उन्हें स्कूल के बाहर बैठकर अपनी पढ़ाई करनी पड़ रही थी कि भगत सिंह सिख थे तो उन्हें यह दंश नहीं झेलना पड़ा था। जब साथियों शिक्षित होने के बाद बाबा साहब नौकरी करने बड़ौदा गए तो उन्हें घर किराए पर भी नहीं मिला, ना कोई होटल मिला, ना कोई किराए का घर मिला, कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तक कि धर्मशाला में भी कमरा नहीं मिला उन्हें। जब वह सिम्पटन कॉलेज में प्रोफेसर बने साथियों तो बच्चे भी उनसे पढ़ने के लिए तैयार नहीं थे कि ये महार जाति के हैं, हम इनसे नहीं पढ़ेंगे। बाबा साहब ने जून 1923 में वकालत का काम शुरू किया। उन्हें बार काउंसिल में बैठने के लिए भी जगह नहीं दी गई थी साथियों। अस्पष्टता के चलते बाबा साहब को केस ही नहीं मिल पाते थे। वो बाहर बैठते थे, उनके पास कोई केस नहीं आता था।
तो एक बार एक गैर ब्राह्मण आदमी अपना केस कोर्ट में हारने के बाद बाबा साहब के पास पहुंचता है कि आप मेरा केस एक बार फिर से लड़े। तो बाबा साहब उस केस को एक बार दोबारा से लड़ते हैं, जिसमें वो जीत जाते हैं और उन्हें एक नई खेती मिल जाती है। एक बात और साथियों, वकालत बाबा साहब की रोजी रोटी नहीं थी। जातिवाद के कारण उन्हें कोर्ट में तो केस मिलते नहीं थे। उन्हें इटली बॉस अकाउंटेंसी में लेक्चरर काम शुरू कर दिया। यह वो दौर था साथियों जहां किसी अछूत के छूने से भी लोगों का धर्म भ्रष्ट हो जाता था। इस दौर में आर्थिक जद्दोजहद के बीच जब कोई किसी को केस देने के लिए ना तैयार हो, भगत सिंह का केस अंबेडकर द्वारा लड़ना बेतुका सवाल है। इसका तो कोई मतलब, इस सवाल का तो कुछ जवाब ही नहीं है। आप खुद ही समझ सकते हैं साथियों। दौर में आर्थिक जद्दोजहद के बीच जब कोई केस देने के लिए तैयार ना हो, वहां भगत सिंह का केस अंबेडकर द्वारा ना लड़ने, बेतुका तर्क पेश करना महज मुक्ता भरा लगता है साथियों। और वैसे भी भगत सिंह का केस लाहौर में चल रहा था और बाबा साहब मुंबई में रहा करते थे, और भगत सिंह की केस की पैरवी जाने माने वकील आसिफ अली कर रहे थे। आसिफ अली वकालत के क्षेत्र में उन दिनों ऐसा नाम हुआ करता था जिसके नाम का दबदबा बहुत था। ऐसे में 80 को हटाकर बाबा साहब को केस देना तो कोई सोच भी नहीं सकता था साथियों, ना ही इसकी कोई कल्पना कर सकता था। तो जो यह सवाल उठाते हैं साथियों, उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाने का एक विषय था। वैसे वीडियो बनाने का विषय यह था कि हमारे युवा साथियों को भी इस बात के बारे में थोड़ा सा कम नॉलेज है। तो आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लग गया होगा बाबा साहब ने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा। इसी के साथ आज का एपिसोड को करते हैं यहीं समाप्त। करते हैं कल संडे को एक नए एपिसोड में, एक नए किस्से सुने अनसुने में। तब तक के लिए जय भीम, नमस्कार, आदाब, गुड नाइट, बाय बाय।